नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मज़ेदार पॉडकास्ट में। अलीगढ़ से होने वाला इस तरह का पॉडकास्ट शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र सक्सेना जी। मेरा सौभाग्य है आज इनके साथ पॉडकास्ट करने का अवसर मिला है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्येंद्र सक्सेना जी भाग्य तारा ब्रेन सेंटर के फाउंडर हैं और अलीगढ़ में अपनी न्यूरोलॉजी की सेवाएं कई दशकों से दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपका अपने बारे में बताइए, बचपन से लेके आपका सफ़र कैसा रहा है? देखिए, मैं पैदा तो रामपुर में हुआ था, जी। लेकिन 1960 में मेरे पिताजी अलीगढ़ आ गए थे क्योंकि रामपुर में पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा सुविधा नहीं थी। और फिर मैं यहाँ पे जब हम लोग अलीगढ़ आए 1962 में लेडी फातिमा स्कूल खुला, तो मेरे पिताजी ने मेरा दाखिला लेडी फातिमा स्कूल में करा दिया। लेडी फातिमा स्कूल बिल्कुल नया नया था उस ज़माने में, बहुत ही कम बच्चे थे, जी। शायद 50-60 बच्चे थे। जी। मैंने जिंदगी में एक ही स्कूल से पढ़ा, लेडी फातिमा स्कूल से, नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक। बढ़िया स्कूल है सर। हाँ, मतलब आज भी लेडी फातिमा बेस्ट स्कूल माना जाता है। आज 50 साल से ऊपर हो गए हैं, जी। तो एक तरह से हम फाउंडर स्टूडेंट हैं लेडी फातिमा स्कूल के। और मैं सन 75 तक लेडी फातिमा में रहा, और फिर उसके बाद मैं एमयू में चला गया। फिर मैंने कंपटीशन दिया और फिर मेरा दाखिला जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो आपका स्मूथ रहा लेडी फातिमा कि वहाँ कोई विशेष अनुभव रहे आपके? भैया, मैं तो बेसिकली प्लेयर था, मैं तो सिर्फ खेलता था। मैं बचपन मेरा पूरा हर उस चीज़ में गुजरा जो चीज़ एक बच्चा करना चाहेगा। मैंने गुल्ली डंडा खेला, कंचे खेले, पतंग उड़ाई, क्रिकेट खेला, हॉकी खेली, फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, जो भी बचपन में किसी को खेलना चाहिए हर खेल मैंने खेला। तो सर स्कूल टाइम पे आपको आइडिया था कि आप आगे चल के न्यूरोलॉजिस्ट बनेंगे? अरे साहब, मुझे तो यही नहीं आइडिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं तो बेसिकली एयरफोर्स में जाना चाहता था, और या फिर मैं सोचता था कि मैं क्रिकेटर बनूं। फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, अलीगढ़ में यूपी रणजी ट्रॉफी के ट्रायल्स हो रहे थे, उसका सिलेक्शन था। और यूपी रणजी ट्रॉफी का कैप्टन मेरा दोस्त था, वो भी लेडी फातिमा से था। वो मेरे पास आया, बोला कि कल ट्रायल्स हैं, आ जाओ, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, फिर रणजी खेलेंगे, मज़ा आएगा। मैंने कहा यार, कल तो मेरा पीएमटी का एग्ज़ाम है। बोला अब तुम देख लो, तुम्हें क्रिकेटर बनना है। पीएमटी में कैसे आ गए आप अचानक? मैं एक्चुअली, मेरी माँ चाहती थी ओके। कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो इसलिए मैंने बायोलॉजी ले ली। वैसे भी मैथमेटिक्स मुझे मुश्किल लगती थी। तो माता जी की भावनाएं ज़्यादा काम कर गई। हाँ, कह सकते हैं। जी। और उसके बाद फिर मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, और ये मेरा सौभाग्य है, मेरी काबिलियत नहीं है, भगवान की कृपा है। मैं भोले शंकर का भक्त हूँ, ये कृपा है कि मैं डॉक्टर बना, क्योंकि मुझसे कहीं अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाए, मैं बन गया। जी। ये सब भोलेनाथ की विशेष कृपा है। तो उसके बाद ये कब फाइनल हुआ कि आप न्यूरोलॉजिस्ट ही बनेंगे? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने 1987 में, जब मैंने सब पढ़ाई कर ली, एमबीबीएस कर लिया, एमएस जनरल सर्जरी कर लिया, डिप्लोमा रेडियोलॉजी कर लिया, तो फिर मैंने एक दुकान ले ली श्याम नगर में, रेलवे स्टेशन के पास, प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। तभी क्या हुआ कि न्यूरो सर्जरी, मतलब डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार्स की पोस्ट आई। अब न्यूरो सर्जरी के जो डॉक्टर साहब थे, उनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था। मुझसे पूछा गया, आप जाओगे? मैंने कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो फिर मैं न्यूरो सर्जरी में चला गया, और मैं पहला न्यूरो सर्जरी का रजिस्ट्रार बना मेडिकल कॉलेज का। वाह। और अलीगढ़ में डॉक्टर वीके श्रीवास्तव हैं, बहुत सीनियर हैं, जी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में वो मुझसे 2 महीने जूनियर हैं। जी। मैंने न्यूरो सर्जरी उनके मुकाबले पहले ज्वाइन की थी। उन्होंने 88 में की थी न्यूरो सर्जरी, और मैंने 87 में। तो शुरुआत में जब आप न्यूरो सर्जरी से जुड़े तो आपके लिए इजी था कि कुछ अजीब लगता था आपको? पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। जी। फिर धीरे 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 5-6 महीने लगे तो समझ में आना शुरू हुआ। पहले सर की चोट का मरीज आता था या कोई मरीज आता था, देख के घबराहट हो जाती थी क्या होगा। लेकिन फिर आदमी की आदत पड़ जाती है, मेरी भी आदत पड़ गई। फिर मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं अकेला रजिस्ट्रार था। तो आप ये मानिए कि मैं 3 साल तक, 2.5-3 साल तक सिर्फ फुल टाइम कॉलेज में ही रहता था,
वही कैंटीन में खा लेता था और मरीज देखता रहता था, कि न्यूरो सर्जरी के मरीज आने का कोई टाइम तो होता नहीं है, जी। तो इसलिए मैं वहीं रहता था। घर तो कभी कभार सोने के लिए आ जाता था। जब आप न्यूरो सर्जरी से जुड़े तो उस समय आपका मेन इंटेंशन क्या था कि पेशेंट्स की सेवा करनी है या पैसा पैसा कमाना है? देखिए, उस जमाने में तो हम पैसा कमाने के बारे में जानते ही नहीं थे। जी। और हमारे ज़माने में मेडिकल कॉलेज में अगर कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करता था तो उसे बहुत ही गिरी हुई निगाह से देखा जाता था। तो जब हम यहाँ पे आए, मुझे आज तक याद है, मैंने 4 मार्च 1990 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। तो एक पेशेंट आया मेरे पास और उसकी सर्जरी हो रही थी। तो जिस काम के आज लोग मतलब बेहद पैसा लेते हैं, मैंने उससे कहा कि मैं 100 रुपये लूंगा। तो वो बोला आपको कुछ आता वाता नहीं है, वो चला गया। कि जो काम औरों ने हजारों में बताया था, मैं 100 रुपये कह रहा था। जी जी वो 100 रुपये तो मैं ये कह रहा था जो दवाई लगती है। जी मैं ये तो जानता ही नहीं था कि मुझे फीस लेनी है। जी। मुझे बहुत शर्म आती थी। फिर मैं अलीगढ़ के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, मैं उनसे मिला। मैंने उनसे कहा, भाई दिनेश भाई, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पैसे लेने में बड़ी शर्म आती है। बोले देखो यार, अगर तुम मार्केट में बैठे हो और तुम समाज में कुछ दे रहे हो तो तुम्हें लेने का हक है, तो तुम्हें पैसा लेना चाहिए, शर्म की क्या बात है। इनफैक्ट सर आप सही कह रहे हैं कि अगर आप पैसे नहीं मांगेंगे तो लोग समझेंगे कि आप शायद उतना डिजर्व ही नहीं करते। एग्जैक्टली, आप उतना जानते ही नहीं है। ठीक बात है। सेम चीज हमारे साथ हुई है, तो हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि अगर जितना ज्यादा आप चार्ज करेंगे, पीपल विल कंसीडर यू दैट मच एक्सपर्ट, बिल्कुल ठीक बात, दैट मच एक्सपीरियंस। ये बात तो हकीकत है। हाँ कि मतलब आप जो लोग, देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ कि अगर आप देसी घी की मिठाई खाने के शौकीन हैं तो फिर आप देसी घी की मिठाई ही पसंद करेंगे। जी आप वनस्पति घी की मिठाई अगर लेंगे, भले ही 300 रुपये किलो मिल जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर आप अच्छे इलाज चाहते हैं तो अच्छा इलाज जो होता है थोड़ा महंगा होता है, जी क्योंकि दवाइयाँ महंगी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन महंगे होते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कहते हो कि डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज बहुत महंगा होता है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो भैया, जल्दी काम करने वाली दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ थोड़ी महंगी आती हैं, और जो रेट होता है दवाइयों का वो डॉक्टर तय नहीं करता, वो सरकार तय करती है। फिर जो दवाई मरीज खरीदता है वो चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 2000 रुपए की हो, खाता तो मरीज, ये डॉक्टर तो उसे प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन डॉक्टर ये चाहता है कि अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए जिससे कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि कोई आदमी बीमार नहीं रहना चाहता। राइट। तो सर अलीगढ़ में, जहाँ तक मैं अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी रहता हूँ, समाज में भी रहता हूँ, तो आपकी जो अलीगढ़ में छवि है वो एक बोल्ड मार्केटर के तौर पे भी जानी जाती है। आप काफ़ी बोल्ड और एग्रेसिव हैं। ये कब से शुरुआत हुई? ये भी इत्तेफाक है। एक्चुअली जब मैं अलीगढ़ में मैंने प्रैक्टिस शुरू की सेंटर पॉइंट के पास स्टेशन रोड पे, जी तो उस समय मैंने नाम रखा था भाग्य तारा जनरल न्यूरो एंड जनरल सर्जिकल हॉस्पिटल। उस जमाने में न्यूरो तो वर्ड लोग जानते ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे कि ब्रेन का डॉक्टर अलग होता है। तो मैंने फिर 10 साल जनरल सर्जरी और न्यूरो सर्जरी दोनों करी। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि जनरल सर्जरी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ रेफरल का बहुत सीन होता है, कि साहब आप गांव-गांव जा रहे हैं या आरएमपी से सेटिंग कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। इसमें मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं सोचता था कहाँ, मैं कॉलेज में एक स्मार्ट आदमी था, एक अपनी मेरी छवि थी, और मैं गांव में झोला छाप लोगों के पास जाऊं और हाथ पे जोड़ूं कि मुझे मरीज दे दो, मैं आपको पैसा दूं। तो मुझे लगता था इससे तो डूब मरो। फिर एक दिन मेरे को आइडिया आया कि यार देखो, तुम इतने पॉपुलर थे, तुम्हारे इतने दोस्त हैं, तो क्यों ना अलीगढ़ में सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट। जी ये बात है सन 2000 की। जी तभी मेरे एक मित्र थे, उनका एक आर्टिकल अखबार में छपा, उनकी एक न्यूज। तो मैंने सोचा यार न्यूज तो मैं भी छपवा सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा न्यूज कैसे छपती है, उन्होंने मुझे बताया। जी तो मुझे आइडिया आया कि जैसे कि मैं पहले एक शहर में एक हॉस्पिटल चलाता था जिसका नाम था भाग्य तारा हॉस्पिटल। वो एक जनरल हॉस्पिटल था, उसमें हर जी। तरह के काम होते थे। जी
तो वहाँ पे हड्डी का मरीज है तो मैं हड्डी के लोगों को, डॉक्टर को बुलाता था, बच्चों का मरीज है तो बच्चों को बुलाता था। इस तरह मैं स्पेशलिस्ट को बुला के उनका इलाज कराता था, जैसे जनरल हॉस्पिटल्स करते हैं। जी फिर मुझे ख्याल आया कि एग्जैक्टली मैं याद है, मैं कटपुले के नीचे से आ रहा था, तभी भविष्यवाणी सी मेरे दिमाग में हुई, भाई तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे दोस्त हैं, तो सुपर स्पेशलिस्ट क्यों ना बुलाए। जी अब मेरे पास ना तो 5 पैसे थे और ना ही कुछ था, सिर्फ एक आइडिया था। जी फिर मैंने भगवान का नाम लिया, अपने दोस्तों से बात की, मेरे दोस्त तैयार हो गए। फिर मैं बाहर से बुलाने लगा। लोग हर संडे को आया करते थे और मैं बराबर में एक और हॉस्पिटल है उसमें ऑपरेट कराया करता था। जी और आप ताज्जुब करेंगे, सन 2001 में जब लोग कैंसर को प्रॉपरली जानते भी नहीं थे, जी तो 15 या 20 बहुत बहुत सीरियस कैंसर के मरीजों का ऑपरेशन हमने अलीगढ़ में किया। प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन किए, न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन किए, ऐसे ऐसे काम अलीगढ़ में किए कि लोगों को मतलब एकदम पहचान बन गई। लोगों ने कहा अरे ये तो कुछ चीज नई हो रही है। जी और आज इस बात को 25 साल हो गए। आज आप देखेंगे हर हॉस्पिटल वाला वही करता है जो मैं करता था। जी अगर मैं अखबार में देता था या मैं बोर्ड लगाता था या मैं मार्केटिंग करता था तो लोग मुझसे नाराज हो जाते थे, कहते हैं तो पागल है, मार्केटिंग करने से कोई मरीज थोड़ा आएगा। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कहा कि इसे आईएमए से निकाल दो। जी मैं तो, मुझे निकाल दो, मैं गांव गांव जाके हाथ पैर नहीं जोड़ सकता। मैं तो यही करूंगा, अमिताभ बच्चन करता है, जी शाहरुख खान करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, मार्केटिंग तो मस्ट है ना, तो मैं क्यों नहीं करूं। 2014 में मोदी ने मार्केटिंग की वजह से ही पीएम की कुर्सी हासिल की थी। जी मैंने तो National 2001 से मार्केटिंग कर रहा हूँ। जी और मैं मतलब उतनी नई चीज थी वो कि जब मैंने खम्भों पे बोर्ड लगाए थे अपने, तो एक पहली बार ऐसा हुआ था। तो अगर शास्त्री गेट पे मेरा कोई बोर्ड आंधी में गिर गया है तो वहां से लोग फोन करके बताया करते थे जी कि डॉक्टर साहब आपका बोर्ड गिर गया, आप किसी को भेज के उसे ठीक करा दो। आज तो गली कूचे में आपको यही सब दिखाई देता है, लेकिन ठीक है, हर वक्त के साथ नई चीज आती है। पहले पेपर की मार्केटिंग होती थी, बोर्ड की, होर्डिंग की, ये मार्केटिंग होती थी। आज जो मार्केटिंग है वो डिजिटल मीडिया से होती है। अब मैं डिजिटल मीडिया यूज, कभी आपको सर ऐसा ख्याल आया कि अलीगढ़ शायद उतना बढ़िया शहर नहीं है, मैं किसी बड़े शहर में होता तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं, एक्चुअली मेरे को मौके तो बहुत मिले। जी मैं सन 92 में मेरा सऊदी अरेबिया में हो गया था, नौकरी लग गई थी। 89 में मेरा ईरान में अपॉइंटमेंट हो गया था, मेरा वीज़ा भी आ गया था, मेरा टिकट भी हो गया था, मेरी डेट भी तय हुई थी, मैं जाना चाहता था। लेकिन तभी मैं अपने माता पिता के साथ हर की पौड़ी पे गया तो मुझे देखा, मैंने अपने पिता और माता को, तो मुझे लगा ये तो बड़े बूढ़े हो गए और इनके लिए मैं जा रहा हूँ, इन्हें छोड़ के पैसे के लिए। तो मैं हर की पौड़ी पे रोने लगा। मैंने कहा भाई मम्मी मुझे रोक लो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ तुम लोगों को छोड़ के। तो बोली बेटा तेरा तो सब कुछ तय हो गया है, अब तू ऐसे कैसे होता है। मैंने कहा बस तुम मुझे रोक लो, मैं कुछ भी कहूँ, हमेशा कभी भी कुछ कहूँ, बस तुम मुझे रोक लो, जो तेरा मन नहीं है तो मत जा। और फिर आज मेरी माँ का आशीर्वाद है कि मैं अपने आप से फुली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। तो सर आपका विदेश जाने का दौरा कब से शुरू हुआ? कब आपको लगा कि मुझे विदेशी एक्सपर्ट के साथ मिलकर अपनी नॉलेज को और इनहेंस करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 2001 में जब रामगढ़ रोड पर आया और मैंने फुल फ्लेज न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी मतलब बेसिकली न्यूरो साइंसेस की प्रैक्टिस शुरू करी, जी तो उस समय मेरे को ख्याल आया कि अब हमें, जब तक हम अमेरिका नहीं जाएंगे तब तक आगे काम नहीं बनेगा, छवि नहीं बनेगी। जी तो फिर मैं खैरेश्वर मंदिर गया, मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भैया अमेरिका बॉस भिजवा दो। तो कई लोग जो थे वो उन जो विदेश जा चुके थे, दिल्ली के, बॉम्बे के बड़े डॉक्टर्स थे, मैं उन्हें जानता था। मैंने रिक्वेस्ट की भाई मुझे कहीं पे अपॉइंटमेंट करा दो, तो कोई मेरा अपॉइंटमेंट नहीं करा पाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं क्लिनिक से अपने घर लौटा जी तो मेरा बेटा जो आज डीएम न्यूरोलॉजी कर रहा है जीपीजीआई लखनऊ से, जी उस समय वो 7-8 साल का था। जी तो वो मेरे पास आया, पापा आपकी एक रंग बिरंगी चिट्ठी आई है। जी मैंने उसे खोल के देखा तो वो तो अमेरिका से इनविटेशन था मेरे लिए कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, वो अपने आप भगवान ने भेजा था। जी और उसमें कुल 15-20 दिन का टाइम था।
जी तो मैंने जल्दी जल्दी पैसे जमा करे और वीज़ा करवाया और कराया और फिर मैं अमेरिका चला गया। जी फिर मैं अमेरिका से जब लौटा तो अलीगढ़ के जितने डॉक्टर्स थे किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि ये अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आया। जी तो वो कहते थे झूठ बोल रहा है, गोवा जाके बैठ गया होगा, बॉम्बे चला गया होगा, कुछ अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवा लाया है। खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला मेरे ऊपर हमेशा से मेहरबान रहा है, रहेगा और है भी मेहरबान। फिर क्या हुआ कि अगले साल मेरे को वहां से फिर एक इनविटेशन आया अमेरिका से कि आप और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की तरह है। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर एक बहुत बड़ी चीज़ है, वर्ल्ड लेवल के लोगों को बुलाया जाता है। फिर मैं जब गया अमेरिका दोबारा, जी तब मैं बहुत सारे लोगों के फोन नंबर ले गया और वहां से फोन करता था और लोगों को बताता था, डॉक्टर साहब देखिए आपके फोन पे आ रहा होगा +1, ये अमेरिका का नंबर है, जी। अब की बार मत कहना मैं अमेरिका से नहीं बोल रहा हूँ। जी बस उस दिन से जो भगवान ने हाथ पकड़ा है। फिर मैं लौटते पे फ्रांस गया। फ्रांस में इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर पेरीगेंटन, मेरी उनसे मुलाकात हुई एक बार दिल्ली में और मैंने उनसे कहा मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, एपिलेप्सी पे सीखना चाहता हूँ, मतलब मिर्गी दौरों के बारे में। जी बोले ठीक है आप आ जाइए। तो फिर मैं फ्रांस गया, फिर मैं फ्रांस भी रहा, फिर मैंने फ्रांस में काम किया। उसके बाद तो फिर भगवान ने ऐसा रास्ता खोला, रेलगाड़ी खुल गई। मैं कम से कम 30-35 कंट्रीज जा चुका हूँ, कई कंट्री कई बार जा चुका हूँ, कई कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट किए हैं, सेशन शेयर किया और मतलब पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। और बस मेरी एक तमन्ना रह गई है, धरती की परिक्रमा। उसमें पहले मैं अमेरिका गया था, न्यू दिल्ली टू अमेरिका बाय अटलांटिक रूट। अब मैं पैसिफिक रूट से आना चाहता जी। हूँ। अगर मैं इससे भी चला गया तो ऊपर ही ऊपर धरती की परिक्रमा मेरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। और एक मैं कैलाश पर्वत तो जाना आपने चाहता हूँ। पूरी लाइफ अपनी कह सकते हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी बहुत जी है बढ़िया। अभी तक। अगर दोबारा भी भगवान यही जिंदगी देगा, यू आर वेरी हैप्पी। आई एम मोर देन हैप्पी। मैं तो इससे अच्छी जिंदगी भगवान मुझे नहीं देखता। फिर मेरी बीवी है, बहुत बढ़िया मेरे को बीवी मिली, देखो हर चीज में कोऑपरेट करती है और मतलब मैं क्या उसका तो कुछ कहना ही वो है। भगवान ने बच्चे दिए, दोनों बच्चे मेरे बहुत काबिल हैं। बेटी मेरी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट है मेदांता में, लखनऊ में। वाह दामाद मेरे डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी के, अपोलो लखनऊ में। जी बेटा मेरा SGPGI से DM न्यूरोलॉजी कर रहा है। मेरी पुत्रवधू जो है वो MD रेडियोलॉजी है। तो इससे ज्यादा आदमी क्या जानता है? यस सर। और आमतौर पे होता है बच्चे बड़े होके भाग जाते हैं माँ बाप को छोड़ के। मेरा बेटा तो जिद करता है कि मुझे अलीगढ़ ही आना है, आपके साथ ही रहना है। जी जी। लेगेसी को कंटिन्यू करना ज्यादा बढ़िया चीज है। बात लेगेसी के कंटिन्यू की नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें भोलेनाथ की वो। जी मेरा बेटे को मैंने कभी ये नहीं कहा तू न्यूरोलॉजी ले, जी लेकिन अंदर से उसकी इच्छा थी कि मैं न्यूरोलॉजी लूँ जी और उसने अपनी मर्जी से न्यूरोलॉजी ली। अब जब उस न्यूरोलॉजी ली तो ऑब्वियसली ये फैमिली लेगेसी बन गई। हो सकता है उसका बेटा भी न्यूरोलॉजी में ही बने। जी जी। तो अलीगढ़ में सर आपने अभी तक लगभग पिछले 30 साल से आप शायद कर रहे हैं, 30 साल तो 35 साल। 35 साल हो गए। तो अब तक लगभग कितने पेशेंट्स की आपने सेवा कर दी होगी? मैंने, अरे साहब 35 साल को आप दिन से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो आप ये समझ लो एक साल में 350 दिन, तो 10 साल में 3,500 दिन और 30 साल में 10,000 दिन, बस 12-13 हजार दिन हो गए। जी अगर आप 25 मरीज पर डे भी करेंगे तो 2-3 लाख मरीजों को तो कम से कम देखा ही होगा मैंने, मैं भी ज्यादा देखा होगा। तो आपसे ज्यादातर पेशेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं? क्योंकि गांव देहात का पेशेंट आया है, कंफ्यूज रहते हैं, क्या स्थिति रहती है? देखिए ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्राइवेट प्रैक्टिस में स्पेशली, वो होती है ABC। ABC होती है अपीयरेंस, डॉक्टर की अपीयरेंस। B होता है बिहेवियर और C होता है कॉम्पिटेंस। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, लेडी फातिमा में पढ़ा था, तो मुझे उर्दू अच्छी ठीक ठाक आती है। जी तो अगर मेरे पास मुस्लिम पेशेंट आते हैं तो मैं उर्दू में बात करता हूँ, जी। हिंदू पेशेंट आते हैं हिंदी में बात करता हूँ, गांव के मरीज आते हैं तो गांव की भाषा में बात करता हूँ और मैं काफ़ी वोकल रहता हूँ।
मतलब मैं मरीज को उसकी बीमारी समझाता हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ इलाज लिख दिया और बात खत्म हो गई। हर मरीज को प्रॉपर टाइम देता हूँ। मुझे कोई मरीज नहीं भेजता, मेरे को तो सिर्फ भगवान भेजता है या मरीज भेजता है। जी। तो ये है। तो कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा आती हैं सर आपके पास? देखिए, मेरे पास सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है वो 4 तरह की आती जी। है। एक तो सर की चोट के मरीज बहुत आते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। जी। दूसरा, मतलब हिंदुस्तान में जी। मिर्गी दौरे के बहुत मरीज हैं। जी। और मैंने तो मिर्गी दौरों के ऊपर फ्रांस में जाके वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आदमी के साथ काम किया है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है मिर्गी दौरे के मरीज देखना। जी। सर दर्द के बहुत मरीज आते हैं। आज इतनी समस्याएं हैं, लोग परेशान रहते हैं, तो सर में दर्द कॉमन चीज है। जी। और फालिस के भी बहुत मरीज आते हैं, और मैंने फालिस के काफी, मतलब भगवान की कृपा, चमत्कार ही है भगवान का। देखिए, हम दवाई लिखते हैं, इलाज नहीं करते। हम सिर्फ दवाई लिखते हैं, इलाज तो ऊपर वाला करता है। जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी मरीज ऐसा नहीं होता जिसमें डॉक्टर कहे मेरी गारंटी है ठीक हो जाएगा, और कोई भी मरीज ऐसा नहीं होता जिसमें डॉक्टर कहे कि बचेगा नहीं। देखिए साहब, अभी हाँ, एक हवाई guarantee जहाज दी गिरा, जाती है। सब मर गए, एक आदमी बच गया। जी। तो ये तो कुदरत है। लेकिन हम इलाज करते हैं, नतीजा भगवान देता है, भोलेनाथ हमसे मेहरबान हैं। पेशेंट के विश्वास का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। पूरा विश्वास का ही रोल है। हाँ, अगर वो विश्वास से आता है तो जल्दी फायदा होता है उसको। एग्जैक्टली। हाँ। हमारे पास जो मरीज आता है वो आमतौर पे कहता था, आपने मेरे गांव के 4 मरीज ठीक किए थे। मेरे को मेरे मालिक ने बताया। मैं एक दिन चाय की दुकान पे बैठा था, तो चाय वाले ने बताया। सड़क चलते लोग कहते हैं, भाई कहाँ जाना है? सत्येंद्र सक्सेना पे चले जाओ। मतलब मैं एक ऐसा वाकया बताऊंगा जिसे सुन के तो आप दंग रह जाएंगे। जी। जी। क्या होता था कि पहले मैं जब घर इमरजेंसी के मरीज बहुत देखा करता था, जी। तो मेरे घर पे मरीज आते थे। जी। तो मुझे रात में मरीज, जैसे गाड़ी में मरीज आया, उसे देखने में दिक्कत होती थी। जी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक खिलौना जो था उसमें एक लाइट लगी हुई थी, जी। छोटी सी। जी। तो वो लाइट मेरे बेटे ने उठा के मेरे चश्मे पे लगा दी, जी। और मेरे नहीं, अपने चश्मे पे लगा ली, और वो देखने लगा। अंधेरे में चलता था, उस लाइट से देखता था। जी। मुझे लगा यार ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने उसकी लाइट अपने चश्मे में लगाई। फिर मैंने ढूंढा ये खिलौना कहाँ मिलता है। फिर मैं खिलौने वाले के पास गया। मैंने कहा, भाई एक खिलौना, मुझे एक बल्ब चाहिए। बोला, आप क्या करेंगे? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बल्ब देखो मेरे चश्मे में लगाए, एक और लाऊंगा तो रात में ये फोकस लाइट का काम करेगा। तो वो दंग रह गया। बोले, साहब ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जी। मैंने कहा, तुमने अलीगढ़ में किसी दिमाग के डॉक्टर का नाम सुना है? बोला, हाँ। मैंने, किसका? सत्येंद्र सक्सेना। मैंने कहा, मैं ही हूँ। तो अजीब अजीब जिंदगी के तो होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो सर अलीगढ़ में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, क्योंकि मैं भी समाज में रहता ही हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को, एक लॉबी है पूरी की पूरी जो आपके विरोध में एक्टिव रहती है। हाँ बिल्कुल। और वो मैं जानता हूँ उनको, तो बट मैं उनका नाम तो नहीं लेना उचित है। तो वो पूरी की पूरी लॉबी एक्टिव है, और टाइम टाइम पर वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें फैलाते रहते हैं समाज में। उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सन 62 से अलीगढ़ में हूँ। जी। जब मैं रामघाट रोड, पहले शहर में हॉस्पिटल चला था, जब रामघाट रोड पे मैं आया और मैंने प्योर न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू करी, जी। तो लोग हजम नहीं कर पाए इस बात को। हाँ। लोग मेरे एंटी हो गए। तो मैंने एक बात सोची कि देखो भाई, मुझे कुल मिला के कितने लोग जानते होंगे बाय फेस? 1000, 2000, 5000 आदमी जानते होंगे। जी। लेकिन अलीगढ़ में होंगे लाखों आदमी। इन 5000 आदमी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे मतलब उससे उन लोगों पे पहुंचना है जो मुझे नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है सर। फिर जब मैंने अपनी ब्रांडिंग शुरू की, तो एक हाथरस अड्डे पे एक चश्मे वाला है, वो मुझसे जानता था। मैं एक दिन अपना चश्मा ठीक कराने गया। बोला कि साहब ऐसा है कि हम तो आपके पास नहीं आएंगे, आप जो अखबार में देते हैं उससे क्या फायदा है। जी। मैंने कहा, भैया ऐसा है, मैं आपके लिए अखबार में नहीं देता हूँ। आप मुझे जानते हैं और आज तक नहीं आए तो आप नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। मैं देता हूँ छपेटी में जो एक तराजू तोल रहा है उसको, मैं देता हूँ महेंद्र नगर में जो कपड़े धो रहा है उसको, मैं जमालपुर में जो आदमी नमाज पढ़ रहा है उसको,
मैं उन लोगों के लिए मैसेज देता हूँ, आपके लिए नहीं देता हूँ। आप वो 5,000 लोग हैं जो सदा मेरे खिलाफ बोलेंगे, और मैंने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन इस पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे पागल तक डिक्लेयर कर दिया, और बहुत ही मतलब मुझे बहुत डिस्करेज किया। मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कभी कभी। जी फिर हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अशरफ, बहुत ही जेंटल आदमी थे, नमाजी थे और बहुत ही पहुंचे हुए इंसान जी थे। जी मैं उनके पास गया, जी उनके घर। मैंने कहा सर मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। उन्होंने बताओ। तो मैंने बताया साहब मैं ऐसे ऐसे ब्रांडिंग कर रहा हूँ अपनी, ये करता हूँ वो करता हूँ, और समाज मुझे पागल करार देता है, और लोग मेरे पीठ पीछे हंसते हैं, मैं क्या करूँ। बोले तुम्हें क्या लगता है तुम सही कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो सही कर रहा हूँ। जी बोले अगर तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो तो उनकी परवाह मत करो, तुम करते रहो। जी और मैं जानता हूँ आज भी बहुत लोग हैं, मैं समझता हूँ 80% अलीगढ़ डॉक्टर नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन किसी के रोके से नहीं रुकता। एक कहावत है ना, कौओं के कोसे से ढोर नहीं मरते। जी जी तो किसी के रोकने से, बुराई करने से, बल्कि उल्टी ब्रांडिंग होती है। जी लोग कहते हैं यार ये कह रहा है, वहाँ यहाँ तक था कि मरीज आके कहते थे साहब हम फला डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने कहा साहब कहीं चले जाना, वहां मत जाना। तो हमने कहा जरूर कोई बात है, और हम इसलिए आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात। जरूर कोई बात है, एक बार वहां भी ट्राई किया हाँ, जाए। आखिर सब लोग इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? तो यूनिवर्स को एक आवाज जाती रहती है, मैसेज जाता रहता है, और आप बड़े होते रहते हैं, जाने Exactly. अनजाने वो आपको प्रमोट करते रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जाने जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका कोई नाम नहीं है तो वो बदनाम कहाँ से हो सही बात जाएगा? है सर। सर आज से मुझे भी याद है 2018 में हम डिजिटल मार्केटिंग में काफी एग्रेसिव हो गए थे, और जब मैं एग्रेसिव हो रहा था तो मुझे फिर आपका ही ध्यान आता था कि आप भी बहुत एग्रेसिव हैं। तो कुछ कंपनीज और कुछ बिजनेसमैन हमारा विरोध करने लगे, और उस समय तो हमें बुरा लगता था, बट वो लोग अलीगढ़ के ही रह गए और हम नेशनल लेवल पे भी चले गए, एग्जैक्टली और हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी चले गए। हम क्लाइंट्स हमें पूरी दुनिया से आते हैं आज। तो विरोध अगर सहन कर लिया तो फिर प्रोग्रेस हो जाती है। देखिए, मैं मतलब मैं पहले जब मेरी प्रैक्टिस नहीं चलती थी जी और डिजिटल मीडिया भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, तो मैं इंग्लिश के नॉवेल बहुत पढ़ा करता था। बहुत जी। बहुत एक एक साथ 5-5 नॉवेल पढ़ते थे। हजारों नॉवेल पढ़े हैं मैंने जो बेस्ट सेलर्स हुआ करते थे। जी तो उससे मैंने काफी नॉलेज डेवलप की, और मेरी एक बात ये समझ में आई कि अगर आप नेचर में पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे जी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एब्सोल्युटली सर। अब देखिए, एक दिन आपसे ही बात हो रही थी, आपने कहा एक प्राकृतिक चुल होती है लोगों में। जी जी यस, मान लीजिए जैसे कोई काम मैंने किया, मेरे जानने वाले जानते हैं ये काम सही है, ये अच्छा काम है, सही कर रहा है, लेकिन बुराई करेंगे। फिर भी बुराई करेंगे। वो इसलिए बुराई करेंगे, वो फितरतन बुराई करते हैं। उनकी फिर तो आदमी की ये फितरत है, वो दूसरे को पढ़ता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप जब तक लहरों में हाथ पैर नहीं मारेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? डूब जाएंगे। उन्हें एक डर होता है सर कि कहीं बहुत प्रोग्रेस न कर जाए। वो चाहते हैं आप ऐसे ही रहो नॉर्मल। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली तो वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ, ये दुनिया जो है एक भीड़ है जो चली चली जा रही है। अगर कोई आदमी उस भीड़ से निकल के अलग जाना चाहता है तो भीड़ अपनी तरफ वो खींचती है, जी सर। और वो आदमी कश्मा कश्मा रहता है, मैं इनके साथ जाऊं या अलीगढ़ के मतलब अलग हो जाऊं, वो तो नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जब झटके मार के बाहर निकल जाता है, चलता चला जाता है, तो उस भीड़ से अलग हो जाता है, और फिर लोग देखते हैं अरे यार ये तो वहां से वहां पहुंच गया, ये इसे वापस लाओ। तो वो उसकी बुराई करते हैं, उसे वापस अपनी भीड़ में खींचना चाहते हैं। लेकिन जब उसे सक्सेस का चस्का लग जाता है तो फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सर। आज मुझे 35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। आज भी मैं देखिए आपके साथ बैठा ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्यों? ये सिर्फ इसलिए मेरी एक डिजायर है, वर्क एंड वर्क एंड वर्क, प्रमोट माई सेल्फ। एक्चुअली सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइफ में एक जगह रुक जाना चाहिए, बट जैसा कि हम अमिताभ बच्चन जी को भी देखते हैं कि वो सुपर एक्टिव हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, इम्प्रूविंग एंड कीप गोइंग। बट जो लोग प्रोग्रेस के विपरीत हैं वो कहते हैं अरे इसका तो पेट ही नहीं भरता, इसका तो लालच ही पूरा नहीं होता। बट मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि एक बंदा जो एक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने वाला है। देखिए- अमिताभ बच्चन जी इसके एग्जाम्पल हैं, आप भी हैं। देखिए साहब, ऐसा है, देर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, देर इज नो पॉइंट एज सक्सेस। जी
Success is a continuous process of working and achieving more and more. If you reach a particular point, वो पूछे पूरा ना रहेगा, then you have to achieve further point. Yeah, every So day. success is a dynamic process, not a static process. Yes, sir. So you have to work hard every day to achieve newer and newer goals. तो सर हमारे ऑडियंस को आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो भैया, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जहाँ इच्छा है, लगन है, ईमानदारी है, तो अब तो भगवान साथ देता ही है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान साथ ना दे, लेकिन आप छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, आपकी इच्छा सही नहीं है, लोगों की बुराई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के लिए ना तो बुरा बोला है, ना ही मैंने किसी को बुरा किया। और जो जो मेरे साथ एसोसिएट हुए, वो बहुत बहुत ऊपर पहुंच गए, क्योंकि सब प्रभु की लीला है। तो अभी आपका सर रूटीन क्या रहता है, नॉर्मल रूटीन? देखो भैया, ऐसा है, आज मेरी एज हो गई 67 जी है सर। ना। इस एज पे तो रिटायर हुए लोगों को 15 साल हो जाते हैं, जी। लेकिन मैं घर पे बैठ नहीं सकता। मैं आराम से सुबह 9 बजे सो कर उठता हूँ, चाय पीता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिर बढ़िया परफ्यूम लगाता हूँ, मेरा शौक है, अच्छे से तैयार होता हूँ, फिर मैं 12 बजे खाना खा के क्लिनिक जाता हूँ। मैं 12 से 5 काम करता हूँ बस, और उसके बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ, और फिर मैं अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करता हूँ। घर पे मैं और मेरी बीवी 2 ही लोग हैं, बच्चे बाहर हैं, बेटा 1-1.5 साल बाद। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है? आराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समापन की ओर ले चले सर। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो में कि डॉक्टर सत्येंद्र सक्सेना जी के बारे में आपको आज कौन सी बात नई पता चली, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, और आप डॉक्टर सत्येंद्र सक्सेना जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने ये हमारा पूरा पॉडकास्ट अभी तक देखा है, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।